सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में बात करेंगे। अरे बाप रे, ये तो टॉपिक बहुत बढ़िया है बेटा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस डरावना भी टॉपिक है और इस टॉपिक से बच्चा हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 4 to 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा इस चैप्टर के अंदर हमें देखना क्या है बेटा। इस चैप्टर के अंदर हमें कॉमन डिसीजेस देखना है। चलो क्या देखना है हमें? कॉमन डिसीजेस देखना है। चलो मान लेते हैं कॉमन डिसीजेस हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। इतना ही नहीं बेटा, किस प्रकार से हमारी हेल्थ मेंटेन की जाती है इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चा ह्यूमन हेल्थ के बाद हम बात करेंगे कंट्रोल मेजर्स के बारे में। इतना ही नहीं, प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। अब बच्चे बोलते हैं कि सर यार इसमें हम इतना डिटेल तो नहीं करेंगे क्योंकि आपको रिड्यूस सिलेबस दिया है ना, तो उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, सो अब देखिएगा, चलो मैं स्टार्ट करता हूं आज के सेशन को। अब बच्चों यहां पर हम सबसे फर्स्ट बात करने जा रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। बच्चे बोलते हैं इम्यूनिटी क्या है बेटा? देखो डिसीज जो होते हैं, ये डिसीज किसी तो भी एजेंट्स की वजह से हमें होते हैं, है ना। जैसा कि डिसीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसा बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, तो ये डिसीज कॉजिंग एजेंट है ना बेटा। तो ये डिसीज कॉजिंग एजेंट्स की वजह से हमें डिसीज हो रहे हैं, तो उन्हीं के अगेंस्ट में वर्क करने वाली जो भी सिस्टम हमारे पास है उसे हम इम्यूनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। और जो इम्यूनिटी चलती है वो हमारे कुछ ब्लड सेल्स की वजह से चलती है। जैसा बच्चे बोलते हैं WBCs है ना, RBCs है, कुछ ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहने वाले कंटेंट्स भी बेटा, तो इनकी वजह से ये इम्यूनिटी चलती है। ओके, सो चलो उसी को थोड़ा डिटेल देखेंगे और उसी से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो इम्यूनिटी के लिए हमें एक सीधा डेफिनेशन दिया है यहाँ पर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है रेजिस्टेंस। अब बच्चे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस वर्ड दिया, यानी कि इम्यूनिटी हैज अ ट्रेडिशनली रेफर्ड टू एज द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, लेकिन किसके बारे में रेजिस्टेंस करना है बेटा? रेजिस्टेंस करना है पैथोजन के बारे में। किसके बारे में? पैथोजन। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स करते हैं, उनके बारे में रेजिस्टेंस करना है, रेजिस्टेंस ही करना है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। किसकी वजह से हो जाएगा? कॉमन इन्फेक्टिव डिसीजेस की वजह से हो जाएगा। इसी को तो इम्यूनिटी कहते हैं। बच्चे बहुत डरते कि सर इम्यूनिटी क्या है, तो अरे भाई इम्यूनिटी इतना सिंपल होता है। यस बेटा, सर संयम बेटा, ओके कल्पना बेटा। सो देखो, अब देखो इम्यूनिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, लेकिन उनमें से बहुत बढ़िया बहुत प्यारे से साइंटिस्ट थे जिनका नाम एडवर्ड जेन्नर था बेटा। एडवर्ड जेन्नर ने हमें इसके बारे में बता दिया था, एडवर्ड जेन्नर। ओके, अब एक्चुअली ह्यूमन सिस्टम का जिसमें हम स्टडी करते हैं ना, तो जहां पर स्टडी करेंगे ह्यूमन सिस्टम का तो उसी तो हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अब बच्चे सीधी सीधी उसकी डेफिनेशन बना देते हैं। इम्यूनोलॉजी एक्चुअली क्या होता है? इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यूनिटी और लॉजी यानी कि स्टडी करना। फिर हम यहां पर बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन सिस्टम, दैट इज द इम्यूनोलॉजी। सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, है ना। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। शिव कन्या, ये सिंपल से द स्टडी ऑफ ह्यूमन सिस्टम, दैट इज द इम्यूनोलॉजी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसको बढ़ाएंगे हम, यानी कि सिस्टमैटिक लगेगा और हमारा भी इंप्रेशन गिरेगा एग्जामिनर के ऊपर कि यार बच्चा बहुत बढ़िया है, इसने तो सब कुछ लिख दिया है ना। तो क्या करेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन सिस्टम, खत्म, दैट इज द इम्यूनोलॉजी। कितना सिंपल है यार, चुप डर रहे बच्चे। अब देखो हमारे पास इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट वाली होती है इनेट इम्यूनिटी। क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी। इसे हम इनबॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनबॉर्न, यानी कि हमारे जन्म से ही ये हमें मिलती है, ये हमारा गिफ्ट है, हमारे पेरेंट्स ने दिए वाली ये इम्यूनिटी होती है, तो इसे हम इम्यून सिस्टम बोलते थे। तो हमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनेट इम्यूनिटी। उसी के अंदर हमें बहुत सारे टाइप्स दिए हैं। तो इम्यून सिस्टम के अंदर जो इम्यूनिटी या फिर डिफेंस कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं तो वो इनबॉर्न आ रहे हैं। तो इस डिफेंस कैरेक्टर को, सिस्टम को हम क्या बताएंगे बच्चा? इसे हम यूनिट बोलेंगे। लेकिन ये किसके अगेंस्ट में होती है? ये अगेंस्ट में होती है सिंपल डिसीजेस के। जैसा एटमॉस्फेरिक डिसीजेस रहेंगे, हम अगर जब भी बर्थ लेते हैं और बाहर आते हैं एटमॉस्फेयर में, तो कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर के कंटेंट से हमें फाइट करना होती है, तो उन सभी के बारे में हम इसको पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एपिथेलियल यानी कि सरफेस लेवल की इम्यूनिटी दिए वाली है। इतना ही नहीं,
एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, जो हमारे टिश्यू के अंदर होते हैं, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। फेवर, नॉर्मल फेवर, हमारे ब्लड का टेम्परेचर बढ़ गया तो अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं, खत्म। एक्यूट फेज प्रोटीन होते हैं जैसा कि एपीपीएस, वो प्रोटीन पे हमारा प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये पूरे जो सिस्टम के अंदर आ रहे हैं ये पूरा हमारा प्रोटेक्शन का ही वर्क कर रहे हैं। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी दी है। अब एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? आफ्टर द बर्थ, यानी कि बर्थ होने के बाद इस प्रकार के इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है। और डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेंगे, इसे अडॉप्टेटिव भी बोलते हैं बच्चा। देखो क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसा आपको मैंने बता दिया, वैक्सीन लेते हैं हम, कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसकी वजह से ये सिस्टम प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये आफ्टर टू द बर्थ होती है बेटा। क्या होती है? आफ्टर टू द बर्थ। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो और एक बात आपको बताना चाहता हूं। अब उसके बाद हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है ना उसके पास कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दिए हैं। अब कौन से दिए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा। देखिएगा, सबसे फर्स्ट हमारे इम्यून सिस्टम के पास और जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होती है उसके पास कैरेक्टर दिए वाले हैं स्पेसिफिसिटी। मतलब क्या होता है स्पेसिफिसिटी का? ये जो स्पेसिफिसिटी है बेटा, तो ये होती है हमारी स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जिसे हम टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और ये किसके अगेंस्ट में वर्क करेगी? पैथोजन के अगेंस्ट में करेगी स्नेहा बेटा, ओके। या फिर ये किसके अगेंस्ट में वर्क करेगी? ये वर्क करती है कुछ हमारे बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट करने वाले कुछ पैरासाइट्स के या फिर एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करेगी। इतना ही नहीं, इसके पास डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी यानी कि इसका अलग अलग नेचर होता है। जितने भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आ जाएंगे, जैसा देखिएगा ये हमारे ब्लड वेसल है ना, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है और थ्रोम्बिन वगैरह प्रोटीन सब कुछ है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा का पार्टिकल आ जाता है जिसे हम फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं। वो अगर आ जाएगा तो उसके अगेंस्ट में वर्क करने वाला कौन है? तो उसके अगेंस्ट में वर्क करने वाला ये इम्यूनिटी होता है एक्वायर्ड, ओके। सो ये डाइवर्सिटी। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ एंड नॉन सेल्फ कंटेंट्स। अब देखो हमारे ब्लड के अंदर हमारे आरबीसीज है, हमारे डब्ल्यूबीसीज है, लेकिन ये इम्यूनिटी क्या करती है? जो हमारे खुद के सेल्स है उनको प्रोटेक्ट करेगी, और जो फॉरेन से आया है या फॉरेन से यानी कि बाहर से आया, नहीं तो बच्चे बोलेंगे यार फॉरेन से बोलो कौन से देश से आ रहा है, वैसा नहीं, बाहर से जो आ रहा है उसे फॉरेन पार्टिकल बोलेंगे। तो उसे अलग करेगी, उसको पहचान लेगी, उसके बारे में मेमोरी बनाएगी और सीधा सीधा उसको किल कर देगी। तो इसके अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ को अलग करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके बाद इसके पास मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब क्या होता है? एक बार अगर एक आधा वायरस, एक आधा बैक्टीरिया हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा, उसके बाद सेकेंड टाइम उसको जब ही पहचान लेना है और उसे किल कर देना है। ये मेमोरी हमारे डब्ल्यूबीसी ने, हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम ने रखे वाली है, ओके। अब कुछ टाइप्स दिए हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, और इसी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं हम, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ये एक्टिव इम्यूनिटी है बेटा। कौन सी है? एक्टिव। बच्चे बोलते हैं एक्टिव का मतलब क्या होता है? जिस इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम एनर्जी का यूज करते हैं, एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो ये एक्टिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक्टिव बन जाएगी। अगर हम एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हैं सो दैट इज पॉसिबल, तो उसे हम पैसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैसिव। तो ये जो करती है, ये जो वर्क चलता है, ये डेवलप होती है एंटीजन स्टिमुलेशन से। इसकी वजह से एंटीजन स्टिमुलेशन से, इसलिए हम इसे अडॉप्टेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडॉप्टेटिव। बच्चे बोलेंगे अडॉप्टेटिव का मतलब क्या होता है? अडॉप्टेटिव यानी कि ये डेवलप होते जाना है। क्या होना है? यस सुमेध बेटा, डेवलप होते जाना है, ओके। इस तरह से ये अडॉप्टेशन बताएगी खुद के अंदर। फिर इसी सिस्टम को हम नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के दौर पर देख सकते हैं। जो नेचुरल एक्वायर्ड क्या होती है? नेचुरल एक्वायर्ड जो आती है बेटा, ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर अगर किसी का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से ये डेवलप हो जाएगी, यानी कि डेवलप आफ्टर टू द इन्फेक्शन, ओके। इन्फेक्शन के बाद डेवलप होती है, लेकिन इन्फेक्शन किसका हो रहा है? पैथोजन का हो रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमें एग्जांपल याद रखना है, जैसा कि एक पर्सन है बेटा, उसी के ऊपर क्या होता है? अटैक होता है, लेकिन किसका अटैक होता है? मिसलेस का, और उसकी वजह से क्या होता है? धीरे धीरे से नेचुरल जो भी इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो ये एक बार डेवलप हो जाएगी तो ये लाइफ टाइम चलेगी बच्चा, ये बात याद रखिए, लाइफ टाइम चलेगी, ठीक है। यानी कि एक बार ये डिसीज हो जाएगा तो उसके बाद
वो रिकवर होता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से हमें बाद में इसी प्रकार का अटैक हो भी जाएगा तो वो जल्दी से रिकवर होता है। ओके, तो उसे प्रोटेक्ट करने का ये हमारे इम्यून सिस्टम का वर्क है, इसे नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल हमने मिसलेस का दिया है जो पर्सन के ऊपर अटैक करता है। फिर दिया है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। बच्चा इसके अंदर होता क्या है, एक रेजिस्टेंस डेवलप होती है, लेकिन ये वैक्सीन से डेवलप करना होती है। वैक्सीन लेते हैं ना हम, एक बार वैक्सीन लेते हैं, फिर वैक्सीन देखो हमारे ब्लड के अंदर आ गई, आने के बाद क्या होता है, ये हमारे WBC है, इस WBC के अराउंड में वैक्सीन का कोड आ जाएगा और ये हमारी WBC एंटीबॉडी बनेगी। क्या बनेगी, एंटीबॉडी। और फिर जब भी कौन सा भी फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा ना अंदर, डांस करते करते है ना, ऐसा दर्दे डिस्को बोल के आएगा ना, तो उसको ये WBC मार देगी, है ना, ये WBC उसे मार देगी। ओके, तो ये वैक्सीन की वजह से होता है, इसे डेवलप करना होता है और ये डेवलप करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इसे हम एक्वायर्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस, कौन सा वायरस, पोलियो की जो वैक्सीन है ना, वो पोलियो वायरस को कंट्रोल कर रही है। इधर है BCG वैक्सीन, जो BCG के कैरेक्टर जो दिखते हैं हमारे अंदर, तो उस वैक्सीन की वजह से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये परमानेंट और टेम्पररी भी इफेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि पोलियो हम लेते हैं तो हमें पता है वो 5 इयर्स तक लेना जरूरी है, उसके बाद तो हम कब नहीं लेंगे, यानी कि बड़े होने के बाद हमने कभी लिया है क्या पोलियो, नहीं लिया है, यानी कि 5 इयर्स तक वो हमारे बॉडी के ऊपर इन्फेक्ट करने वाला जो भी वायरस है वो आता है, उसे कंट्रोल करने के लिए पॉसिबल हो। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अब आपको एग्जांपल के तौर पर पोलियो को याद रखना है। उसके बाद चलते हैं पैसिव इम्यूनिटी पे। अब देखो पैसिव का मतलब होता है विदाउट एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी नहीं लगेगी, क्या नहीं लगेगी, विदाउट एनर्जी, यानी कि एनर्जी नहीं लगेगी। अब एनर्जी नहीं है तो ये किसी प्रकार का एक्सपेंस ही नहीं है, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी क्या बोलेंगे हम, यस क्या बोलेंगे बेटा हम, इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे, बेटा ओके सरगम, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे, भूमिका, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, है ना। उसके बाद देखो पैसिव इम्यूनिटी जब हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे तो हमें पता चलता है कि ये नेचुरली और आर्टिफिशियली डेवलप होती है। अब नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ये इम्यूनिटी मैटरनल से आती है, यानी कि बर्थ के टाइम हमें मैटरनल से मिलती है, मैटरनल यानी कि मदर से मिलती है, और ये एंटीबॉडी हमारे मदर से आती है। कहां से आते हैं, हमारे मदर से। ओके, सो मदर से हमें दिए वाला एक वरदान है, ये एंटीबॉडी हमारे अंदर आते हैं। ओके ओके ओके, यस बेटा सरगम बेटा टेंशन नहीं लेना है। ओके चलो, यस करेक्ट है आकाश बेटा, नेहा बेटा करेक्ट है, क्या बात है बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आज। विशाल बेटा बहुत स्मार्ट दिख रहे हो आज। ओके चलो, तो ये एंटीबॉडी है। अब इसी एंटीबॉडी के दौर पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये बर्थ से आ रही है और ये प्लासेंटा के थ्रू आ रही है, फिटस के अंदर, इसके अंदर आ रही है, फिटस के अंदर प्लासेंटा के थ्रू, देखो ना प्लासेंटा के थ्रू आ रही है। प्लासेंटा रिस्पॉन्सिबल है इसको जनरेट करने के लिए, जो प्लासेंटा सीधा सीधा मदर से हमारे जो भी फिटस है उनको कनेक्ट होता है। फिटस का एम्बिलिकल कॉर्ड और मदर का जो रहता है वो प्लासेंटा, तो दोनों को यहाँ पर मैटरनल प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड इनका कनेक्शन होता है। वहां से क्या आता है बेटा शिवकन्या, तो सीधा सीधा इम्यूनिटी के कैरेक्टर आते हैं। तो ये मदर के मिल्क से आ जाएंगे, जैसा कि हम कोलेस्ट्रॉम को याद रखें, कोलेस्ट्रॉम को आपको एग्जाम में पूछा है बहुत बार, कोलेस्ट्रॉम, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉम वर्ड जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कोलेस्ट्रॉम की वजह से IgA एंटीबॉडी हमें मिलती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉम के अंदर प्रॉपर्टी होती है डिसीज को अपोज करने की। तो इस पैराग्राफ में हम कोलेस्ट्रॉम याद रखेंगे बस, बाकी याद नहीं रहा तो भी टेंशन नहीं लेना है। ओके सो इतना अगर याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखो ये मदर से आने वाली एंटीबॉडी है और ये मुफ्त में मिलती है हमारे माता जी से, इसलिए हम इसे पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैसिव। तो ये शॉर्ट लिव्ड होती है बेटा, ज्यादा दिन तक नहीं रहती है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होती है। जब भी हमारा बर्थ हो जाएगा तो वहां से कुछ दिन तक ये चलेगी और हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा और धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो हमारे अंदर ये प्रॉपर्टी आती रहेगी। ओके सो ये बात याद रखना है। उसके बाद चलते हैं एक्वायर्ड, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। कल्पना बेटा, अब आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या है गौरव, तो ये ओके तो ये जो इम्यूनिटी है बेटा, ये इम्यूनिटी इंजेक्शन से डेवलप की जाती है।
इंजेक्शन दिए जाते हैं ना, या फिर किसी प्रकार के मेडिकल से ये डेवलप किए जाते हैं, और एक बार हमारे बॉडी के अंदर ये आ गए तो ये हमारे WBCs के अंदर हमारे जो प्रोटेक्टिव सेल्स है, सोल्जर सेल्स है, उनको एक स्पेशल कैरेक्टर देके जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ये परमानेंट चेंजेस करते हैं और जहां से हमारा प्रोटेक्शन होता है। ओके, तो सीधा सीधा यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया है, देखो, एंटीबॉडीज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस आर इंजेक्टेड टू द ह्यूमन अगेंस्ट टू द रेबीज पैथोजन। यानी कि रेबीज पैथोजन का मतलब क्या होता है? रेबीज यानी कि हमें पता है अगर डॉग बाइट होता है या फिर मंकी बाइट होता है या फिर कैट बाइट होता है, किसी भी प्रकार के एनिमल में अगर हमें बाइट कर लिया तो रेबीज नाम का डिसीज हो जाएगा। तो उसके अगेंस्ट में वर्क करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज दी जाती है, और जो इम्यूनाइज्ड प्रोसेस के ऊपर, जैसा हॉर्सेस के बारे में हम देखेंगे, तो वो हमारे बॉडी के अगेंस्ट में वर्क करेंगे। ओके, हमारे बॉडी के अगेंस्ट में आने के बाद वर्क करेंगे तो उसका अगेंस्ट वर्क चलेगा रेबीज के लिए। किसके लिए चलेगा? रेबीज के लिए। बेटा ये समझ में आ रहा है? ओके, ओके, ओके बेटा, आज अगर टॉपिक पूरे नहीं भी हुए तो टेंशन नहीं लेना है। ये टॉपिक उतना बड़ा है थोड़ा, लेकिन बाकी के टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, उसको तो हम 2 दिन में खत्म कर लेंगे। आज का जो डेट है वो कितना है? आई थिंक 15 तारीख है। ओके, सो आपको 18 तारीख तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, यस, नून पर भी है बेटा, नून पर भी है। ओके, चलो, सो देखो, अब ये हो गया आर्टिफिशियल के बारे में। अब आती है सेलुलर इम्यून सिस्टम, जिसको हम सेल्स इम्यून सिस्टम बोलेंगे। अब सेल्स बोले कि एक बात आपके माइंड में आती होगी कि यार यहाँ पर WBC को याद करना है। किसे याद करना है? WBC को। ओके, तो यहाँ पर जो भी वर्क चलेगा वो सेल्स का, उसके अंदर हम याद रखेंगे लिम्फोसाइट सेल्स और कुछ टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट सेल को याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इम्यून सिस्टम का जो वर्क है वो चलते रहता है। तो लिम्फोसाइट सेल्स एक्चुअली क्या है? दीज आर द मेन सेल्स। ये मेन सेल्स है बच्चा। अब ये मेन सेल्स है तो इनका वर्क क्या है? इनका वर्क है कि ब्लड के अंदर ये सेल जब आते हैं तो हमारा प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं। उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी या फिर उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी तो यहाँ पर जो मेन सेल्स दिए वाले हैं, इसी के अंदर देखो ब्लड कार्पस्कल्स है और ये स्टेम सेल से आते हैं। इतना ही नहीं, होमोसाइटोब्लास्ट प्रेजेंट होता है और लीवर के अंदर भी ये प्रोड्यूस होते हैं। जो फीटस के लीवर के अंदर ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं एडल्ट के। और इसका बेसिक वर्क है, ये डिफरेंशिएशंस बताएंगे और डिफरेंशिएशन होने के बाद धीरे धीरे ये क्या करेंगे? हमारे लिम्फोइड टिश्यू के नाम पर बताई जाएगी। तो ये टॉन्सिल्स या फिर पेयर पैचेस, इस प्रकार से कुछ कैरेक्टर्स भी वहां पर हमें आते हैं। तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पर जो भी नेचर है एंड जिसे हम अगेंस्ट पैथोजन बोलेंगे, तो वो नेचर हमें बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बुर्सल और बी लिम्फोसाइट सेल दिए हैं। और यहाँ और एक बात है, डिफरेंशिएशन नेचर तो उनका है, लेकिन थाइमस ग्लैंड जो है, ये थाइमस ग्लैंड्स उसे टी लिम्फोसाइट्स के तौर पर बताते हैं। तो एक्चुअली थाइमस ग्लैंड से रिलेशन रखते हैं, इसलिए हम उसे टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। टी फॉर द थाइमस हम उसे बता सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से वर्क करने वाले ये सेल होते हैं और इसे हम सेल इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इसके अंदर देखो हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए हैं। जो फर्स्ट देखो, मेनी ऑफ देम स्टे ऑन लिम्फ नोड्स। कहां पर रहते हो? लिम्फ नोड्स के अंदर रहते हैं। इतना ही नहीं बच्चा, बी लिम्फोसाइट जो सेल है और टी लिम्फोसाइट जो सेल है वो हार्मोनल एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल्स है। ठीक है, इम्यून सिस्टम्स के रिलेटेड है, इसलिए हम इसे AMIS भी बोलते हैं। और AMIS हमें एक बार पूछने वाला है, इसे भी थोड़ा गौर से आपको देखना है। ओके, यस, एमडी क्रिएशन बेटा, विशाल, सुमेध, वैष्णवी। ओके ओके, चलो, तो ये बात याद रखिएगा। अब देखो इम्यून सिस्टम में दूसरा जो नेचर दिया है सेल मेडिएटेड, जिसे हम CMIS बोलते हैं। तो CMIS जो है, ये दोनों को अगर हम देखेंगे AMIS और CMIS, तो इनका बेसिक वर्क क्या है? तो ये क्या करते हैं? एंटीजेंस के लिए एक्शन लेते हैं। लेकिन एंटीजन उनकी हमारे ब्लड के अंदर आना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए एक्शन लेना इसका बेसिक वर्क है। और ये डिफरेंट वे से उसको रिस्पॉन्स देते हैं। कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? फर्स्ट तो मैकेनिज्म के तौर पर रिस्पॉन्स देंगे, टी लिम्फोसाइट सेल किसके रिस्पॉन्स के लिए? हमारे एंटीजेंस के लिए। और रिस्पॉन्स अगर प्रोड्यूस हो जाएगा तो सीधा सीधा क्लोन्स टी सेल्स का प्रोडक्शन चलता है और सिमिलरली डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है और 4 टाइप के अलग अलग कैरेक्टर बताता है, जिसमें फर्स्ट वन है हेल्पर टी सेल,
सेकेंड आता है किलर टी सेल, फिर आता है सरप्रेसर टी सेल और फिर आता है मेमोरी टी सेल। समझ आया? तो ये 4 टाइप। अब बच्चे बोलते हैं कि ये 4 टाइप है, चलो मान लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था या फिर जब भी हम नून के ऊपर कंपटीशन ले रहे थे, कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन आया था, हेल्पर टी सेल के बारे में भी आया था, किलर टी सेल के बारे में भी आया था। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं और हेल्पर टी सेल में आपको पता है जो हेल्पर टी सेल बन रहे हैं ना, तो इस हेल्पर टी सेल का बेसिक जो भी वर्क चल रहा है तो वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कहां से? लिम्फोकाइन से। इतना ही नहीं, इनका जो वर्क है, जो फंक्शन है इनका, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेशंस बोलेंगे, तो वो टी सेल्स का स्टिमुलेशंस की वजह से चलेगा। इतना ही नहीं, बी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेगस नेचर उनका है। तो ये हेल्पर टी सेल इस प्रकार से वर्क करते हैं। याद रखना है हमें मैक्रोफेगस नेचर। अब मैक्रोफेगस का मतलब क्या होता है? यस रोहित बेटा, मैक्रोफेगस का मतलब क्या होता है? तो मैक्रोफेगस यानी कि किसी को तो भी एंगल्फ करना या फिर उसे पूरी तरह से किल करना, फैक करना, तो ये मैक्रोफेगस। किलर टी सेल का जो वर्क है इसे हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स क्या करेंगे? एक ऐसा माइक्रोब्स के अगेंस्ट में इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे जिस इन्फेक्शन की वजह से पूरी तरह से माइक्रोब्स किल हो जाएगा। तो लाइक को कुछ सिक्रेशन वहां पर बताते हैं जिसे हम कहेंगे परफेरिन्स। परफेरिन्स हमें यहाँ पर दिया है। इतना ही नहीं बच्चा, परफेरिन के साथ वो अदर जो भी आने वाले माइक्रोब्स है उनको ऐसे कुछ कंटेंट्स रिलीज करेगा खुद से जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी या फिर वो किल हो जाएगी, तो वो साइटोटॉक्सिक नेचर बताते हैं। सरप्रेसर टी सेल्स क्या करेंगे? ह्यूमन सिस्टम्स जो हमारे पास है, तो हमारे ह्यूमन सिस्टम के ऊपर अटैक करने वाले जो भी सेल्स है उन्हीं को सरप्रेस कर देंगे। ओके, उसके बाद मेमोरी टी सेल्स का वर्क क्या है? जो प्रीवियस डिजीज कॉजिंग होते हैं उनको याद रखना है बेटा। यस रचना बेटा, उसको याद रखना है। करेक्ट है बेटा सरगम। यस श्रीराम, समीक्षा बेटा, रोहित बेटा, संयम बेटा, स्नेहा, सुमेत, नेहा, कल्पना, क्रिएशन। सो उसको याद रखना है और याद रख के जब भी उसका इन्फेक्शन बढ़ेगा तो उसे जल्दी से किल करना है, तो मेमोरी बोलते हैं उसको। चलो उसके बाद एक मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है वैक्सीनेशन। बच्चों वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? देखो जब भी हमारे बॉडी के अंदर अगर एक आधा वायरल कंटेंट आ गया या फिर एक आधा बैक्टीरियल कंटेंट आ गया, चलो मान लेते हैं एक वायरल कंटेंट हमारे बॉडी के अंदर आ गया, तो इस वायरस के बारे में हमारे डब्ल्यूबीसी को तो फर्स्ट टाइम कुछ पता ही नहीं था। तो उसी टाइम क्या होता है, हमारे डब्ल्यूबीसी को पता करने के लिए हमारे डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? चलो फोन हमारे डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? एंटीबॉडी का नेचर क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब एंटीबॉडी का नेचर क्रिएट करना है तो उसी को हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा से कुछ प्रोवाइड करते हैं और जो भी आएगा वो वैक्सीन रहेगा। तो ये अब अलर्ट हो जाएगी वायरस के अगेंस्ट में और वो खुद का वर्क चालू कर देगी। जैसा ही वायरस आता है उसे किल कर देगी, बस खत्म। हिस्सा ही खत्म हो गया उसका, तो उसे वैक्सीनेशन बोलते हैं बेटा। यस करेक्ट है, ये बात समझ में आ गई बच्चा? गौरव, तो इतना याद रखना है। अब वैक्सीनेशन का बेसिक वर्क है प्रोटेक्शन अगेंस्ट टू द पर्टिकुलर पैथोजन। यहाँ पर पर्टिकुलर पैथोजन है बेटा। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपको एक बात बताई, जैसा फॉर एग्जांपल कोविड वैक्सीन है बेटा, कोविड का हम वैक्सीन लेते हैं। सो कोविड वैक्सीन जो होता है वो वैक्सीन सिर्फ कोविड के वायरस को मार देता है, कोविड के वायरस से हमारा प्रोटेक्शन करता है, या फिर हमारे डब्ल्यूबीसी को कोविड के अगेंस्ट में वर्क करने के लिए बता देता है। तो हमारे डब्ल्यूबीसी कोविड के अगेंस्ट में ही वर्क करेंगे। लेकिन ये कोविड के अगेंस्ट में वर्क करने वाली हमारी डब्ल्यूबीसी है, लेकिन इसके पास दूसरा कौन सा भी वायरस आ गया, सपोज फॉर एग्जाम्पल HIV का वायरस आ गया, तो ये डब्ल्यूबीसी इसको कुछ नहीं करेगी क्योंकि उसको उसके बारे में मेमोरी देने वाली नहीं है। तो वैक्सीन इट इज अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है बेटा। ओके ओके, तो ये बात याद रखिएगा बच्चे, बहुत कलाकार थे वेदांत बेटा। यस ओके, समझ में आ गया? अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वैक्सीन के बारे में तो हो गया, फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। बच्चों इस डायग्राम को अच्छी तरह से करना है, बहुत अच्छी तरह से रखना है। इस डायग्राम के बारे में दो बातें जरूर याद रखना जो एग्जाम के दौर पर आपको पूछते हैं। तो पहले एक्चुअली ये डायग्राम क्या है, तो ये एंटीबॉडी का डायग्राम दिया है। बच्चों एक बात यहाँ पर मैं बताऊंगा, यहाँ पर देखिएगा आपको सल्फर बॉन्डिंग दी है। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूँ। सो यहाँ पर देखिएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो एंटीबॉडी को कनेक्ट करने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा। इसके पास
एंटीजन बाइंडिंग साइट दिखाई दे रही है टर्मिनल पोजीशन को, जिसे एन के नाम से लेबल किया है। क्या? एन। इधर के साइड में एंटीजन बाइंडिंग साइट है दूसरी, जो एन के नाम से दिए वाली है। और यहां पर एक वेरिएबल आर्म होता है, उसे हेवी चेन बोलना है। क्या बोलना है? हेवी चेन। और जो दूसरा वेरिएबल आर्म है, इसे लाइट चेन बोलना है। तो अब हम एंटीजन बाइंडिंग साइट और डाइसल्फाइड बॉन्ड को कदापि नहीं भूलेंगे। ओके, अगर भूलोगे तो बच्चों हमारे मार्क जा सकते हैं, तो उसको नहीं भूलना। देखो कितना पढ़ा इसको मतलब नहीं है, क्या पढ़ा इसको बहुत मतलब होता है ना। तो बहुत सारे बच्चे रात दिन पढ़ाई करते हैं, इतना पढ़ते हैं कि यार सर मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, सर मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, सर मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, लेकिन रिजल्ट तो कुछ और ही आ गया, है ना। फिर ऐसा क्यों होगा बच्चा? क्योंकि जो पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो पता चलता है बच्चा अगर उसी पे से जा रहा है तो 100% रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों इतना ही नहीं, आपको एकलव्य बैच से इतना सब कुछ पढ़ाया है टीचर्स लोगों ने, इतना एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई है, तो दुनिया का कौन सा भी पेपर रहने दो, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। ये सब नो, कसम से बताइए मुझे, झूठ बात नहीं करना है, झूठ बात करना नहीं है। ओके, मुकेश सर ने पढ़ाया है, दिनेश सर ने पढ़ाया, सोविन सर ने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है ना। सो आप खुद ने भी पढ़ाई की वाली, तो इतना सब कुछ आपने किया है, तो आप कम है, खुद को कम नहीं समझना है, क्योंकि हम आर्मी मैन है ना बेटा, और आर्मी कभी कम नहीं होती है ना। इस तरह से देखो। उसके बाद देखो यहाँ पर जो जॉइंट है उसे हिंज बोलेंगे, बस खत्म। ये सी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल। तो यहाँ हमें एक बात याद रखना है, जो एंटीजन बाइंडिंग साइड है, यहां पर एंटीजन आकर बाइंड होता है। अब बच्चा एंटीजन किस प्रकार से होता है, ये भी बात याद रखिएगा, है ना। यस गौरव, ये भी बात याद रखिएगा। विशाल बेटा, इस तरह से, तो इस तरह से ये वायरल है, सपोज ये आता है बेटा और ये बाइंड होता है। ओके, तो इस तरह से हमें इस नॉर्मल स्ट्रक्चर निकालते हैं। जो पिछला अगर आपका ओल्ड बुक अगर बायो का आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा ये वायरस होता है किस प्रकार से। ओके, समझ में आया? तो ये बात याद रखिएगा। चलो यहां पर देखो एंटीजन बाइंड हो गया है, और जहां पर बाइंड हो गया ना, देखो ना ये कौन है, ये एंटीजन है। मैं पेन अलग लेता हूं यहां पर, ये देखो ये कौन है बेटा, ये एंटीजन है। मान लेते इसको लेबल कर दिया एंटीजन। ओके, उसके बाद ये आए वाली कौन है एंटीजन के साथ, आए वाली कौन है बेटा, आए वाली है पैराटॉप्स ऑफ द एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये एंटीबॉडी है, लेकिन ये पैराटॉप्स क्या है, इपिटॉप्स क्या है। देखो जहां पर एंटीबॉडी बाइंड हो गई बच्चा, जहां पर एंटीबॉडी बाइंड हो गई, थोड़ा मैं जूम करता हूं। ओके, जहां पर एंटीबॉडी बाइंड हो गई ना बच्चा, सो उस एरिया को इपिटॉप बोलेंगे। तो ये वाला एरिया इपिटॉप का बन गया। अब देखो उसके साथ ये एंटीजन हो गया। इतना ही नहीं, यहां पर आकर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है, इपिटॉप ये यहां पर दिया वाला है, तो ये वाला इस तरह से। अब यहां वायरस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको एंटीबॉडी आकर बाइंड होगी। बाइंड होने के बाद पैराटॉप्स कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होने के बाद धीरे धीरे से वो क्या करेगी, उसको क्या करेगी, मार देगी, या फिर उसको पकड़कर पूरी तरह से नष्ट कर देगी। तो ये टोटल जो बना है ना बच्चा, देखो ये जो टोटल बना है ना, तो ये टोटल जो एंटायर स्ट्रक्चर है, तो ये एंटायर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस एंटायर स्ट्रक्चर को बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यस बेटा, करेक्ट है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ओके, आ गया समझ में बच्चा? ओके, क्या बात है। चलो अब देखो, उसके बाद और एक बात आपको बताना चाहता हूं। बहुत बार एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हमें पूछा है। एक्चुअली हमारे पास ब्लड जो है, उस ब्लड को हम जब पढ़ते हैं तो हमें फर्स्ट टाइम तो ABO ही बताया था। तो ये लैरी स्टाइनर ने दिए वाली सिस्टम थी। ये 1900 में हमें दी है बेटा। कब दी है? 1900 में। यहाँ पर सबसे फर्स्ट ब्लड ग्रुप ए के बारे में बताया, ब्लड ग्रुप बी के बारे में बताया, फिर ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बताया। उसके बाद दो साइंटिस्ट आ गए जो स्टूडेंट थे लैरी स्टाइनर के, जो डेका स्टोरली था और स्टोरली था। इन्होंने 1902 में ब्लड ग्रुप AB के बारे में बताया। तो हमें अभी ब्लड ग्रुप 4 दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। बच्चों ब्लड ग्रुप हम जो डिसाइड करते हैं कैसे करते हैं, तो हमें पता है हमारी जो RBC है वो इस प्रकार से क्या है, ये RBC है। अब इसी RBC के पास दो
पॉइंट्स है। एक होता है सरफेस, क्या होता है बच्चा, सरफेस होता है, दूसरा होता है प्लाज्मा। देखो ना, दूसरा क्या होता है बेटा, प्लाज्मा होता है। रे बाबा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो बेटा प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है, क्या होती है, एंटीबॉडी, और सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है बच्चा, क्या होता है, एंटीजन। ओके, सो ये बात याद रखिएगा, एंटीबॉडी और एंटीजन। अब जब भी हम ब्लड ग्रुप देखेंगे, आपका भी ब्लड चेक किया होगा, आपको भी बताया होगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, या फिर ब्लड ग्रुप ओ है, ऐसा बोलते हैं ना आपको। तो हमारे आरबीसी का सरफेस देखकर ही ये बताते हैं कि एक्चुअली ये बच्चे के आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन प्रेजेंट है। सपोज इसके सरफेस, आरबीसी के सरफेस के ऊपर मैं यहां पर निकालता हूं, ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ये है, तो ये बच्चे का ब्लड ग्रुप ये हो गया, चलो मान लेते हैं। अगर बी है तो ये बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो गया, है ना बेटा। ओके, अगर ए बी दोनों भी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ये भी हो गया, है ना, बच्चे का बच्ची का दोनों का भी। तो ये ब्लड ग्रुप ऐसा दिखता है। कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, है ना। तो ये ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम हमें दी है। तो इस ब्लड ग्रुप के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो हमारे पास इतने ब्लड ग्रुप है बच्चा, कितने ब्लड ग्रुप्स है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। देखो बेटा, फर्स्ट हम ब्लड ग्रुप ए के बारे में बात करेंगे। देखो ये जो ब्लड ग्रुप ये है ना, इसका ये आरबीसी है, इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन ये है। ओके, मान लेते हैं ये एंटीजन ये बन गया, तो सरफेस एंटीजन ये है। एंटीबॉडी स्मॉल बी है जो प्लाज्मा के अंदर है बेटा। कहां पर है, यस विशाल, प्रेरणा बेटा, हाँ ब्लड आरबीसी के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी है, मान लेते हैं। चलो, तो ये यहां पर दिया है एंटीबॉडी बी इनटू द प्लाज्मा। उसके बाद ये ब्लड किसे दे सकता है, ए वाले को दे सकता है, ए बी वाली को भी दे सकता है। किसको दे सकता है, ए वाली को दे सकता है, ए बी वाली को दे सकता है। किसका ब्लड वो ले सकता है बेटा, ये का ले सकता है, वो का ले सकता है, ठीक है। उसके बाद यस, अब आपके सामने इसके कुछ जीनोटाइप्स दिए हैं। आई फॉर द इनहेरिटेंस दिया है यहाँ पर, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल ए, जिसकी वजह से कैपिटल ये ब्लड ग्रुप हमारा बन गया। आई ए और आई ओ रहेगा तो वो रेसेसिव है बच्चा, क्या है, वो रेसेसिव, ये बात याद रखिएगा, तो वो रेसेसिव है। तो कैपिटल का नाम देते हैं, डोमिनेंट का नाम देते हैं, कैपिटल ये बन गया बेटा आकाश, समझ में आया ना। सो ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात बताऊंगा मैं, अब ब्लड ग्रुप बी है जिसके जीनोटाइप्स आई बी है और आई बी ओ दिया है। ओके, वो तो रेसेसिव है बेटा, आगे चलकर ब्लड ग्रुप बी बनेगा और उसके सरफेस के ऊपर बी दिखाई देगा। आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन है, बी है, प्लाज्मा में स्मॉल ए एंटीबॉडी होती है। फिर एंटीबॉडी स्मॉल ए हो गई तो ये ब्लड किसे दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है, बी का ले सकता है, ओ का भी ले सकता है बच्चा। उसके बाद देखो ब्लड ग्रुप ए बी है तो कैपिटल ए कैपिटल बी उसके साथ दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। तो ए बी सरफेस के ऊपर ए एंड बी दोनों भी है। देखो ना, आरबीसी का जो सरफेस है उसके ऊपर ए एंड बी दोनों है। इसके प्लाज्मा के अंदर कोई नहीं है, एंटीबॉडी नील है बच्चा, यस सुधा बेटा, एंटीबॉडी नील है। अब एंटीबॉडी नील है ना विशाल बेटा, तो यहां पर किसी भी प्रकार से ये किसी भी ब्लड चलने वाला है तो इसे हम बोलते हैं ये ए बी का रिसीव करेगा, लेकिन ये देगा किसे, सबको देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी, ओ का भी ले सकता है, यानी कि ले सकता है सभी का, दे सकता है ए बी वाले को। किसको दे सकता है, ए बी वाले को। फिर आता है ओ, जिसके सरफेस के ऊपर कोई नहीं है लेकिन प्लाज्मा के अंदर हमें एंटीबॉडी ए एंड स्मॉल बी दिखाई देती है। तो ये ब्लड ग्रुप पूरी तरह से रेसेसिव है, आईओ, ये ए वाले को चलेगा, बी वाले को चलेगा, ए बी वाले को चलेगा, ओ वाले को चलेगा, लेकिन ले सकता है ओनली ओ का। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये ब्लड ग्रुप, इसी के लिए हमें 4 ब्लड ग्रुप, एक बात याद रखना है, हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप है, 4 ब्लड ग्रुप। ये वर्ड आपको बार बार एग्जाम में भी ये पॉइंट आने वाला है। 4 ब्लड ग्रुप फॉर्म करने के लिए 6 जीनोटाइप्स होना है। कितने, 6 जीनोटाइप। इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 4 ब्लड ग्रुप के लिए 6 जीनोटाइप्स होना बहुत जरूरी है, और ये याद रखोगे तो 100% ऑब्वियसली बच्चा मार्क तो नहीं जाने वाले। अब देखो ये जीनोटाइप्स कौन से, ये भी बात याद रखना बहुत जरूरी है। बच्चे बोलते हैं सर जीनोटाइप्स एक बार गिन कर दिखाओ, चलो दिखा देते हैं गिन कर।
देखिएगा ये वाला जीनोटाइप्स 1 बन गया, जीनोटाइप्स 2 बन गया, जीनोटाइप्स 3 बन गया, जीनोटाइप्स 4 बन गया, जीनोटाइप्स 5 बन गया और जीनोटाइप्स 6 बन गया। ये जीनोटाइप्स यहां पर याद रखें, यानी कि 6 जीनोटाइप्स प्रोड्यूसेस 4 ब्लड ग्रुप। कितने ब्लड ग्रुप? 4 ब्लड ग्रुप। तो ये बात याद रखिएगा, है ना? यस, क्या बात है, बच्चे बोल रहे हैं ब्लड ग्रुप ये भी। ओके ओके बेटा, यस। चलो, अब आरएच फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो आरएच फैक्टर है बेटा, ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। क्या है ये बच्चा? प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आरएच फैक्टर के तौर पर हम बताते हैं, ये एंटीजन के जैसा कैरेक्टर बताता है और सरफेस पर रहता है आरबीसी के ब्लड सेल्स के। ओके, तो इसे फर्स्ट डिस्कवर किया था 1940 में वेनर ने। किसे? लैरी सैगर एंड वेनर, इन दोनों ने। ये रेसस नाम के मंकी के अंदर पाया था बेटा। मंकी होता है ना, मंकी, उसके अंदर पाया होता है। तो ये मंकी के अंदर पाने की वजह से इसे हम आरएच फैक्टर नाम दे देते हैं। इसे डी एंटीजन भी कहा जाता है बहुत जगह पर। तो देखिएगा एक्चुअली ये क्या है, अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर यह प्रोटीन है आरएच, ये प्रेजेंट रहता है, ये रहेगा और यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए रहो या फिर ब्लड ग्रुप बी रहो या फिर कौन सा ही ब्लड ग्रुप रहो, ये प्रोटीन उसके साथ है, ब्लड ग्रुप ए भी है, इसके साथ ये प्रोटीन है। तो हम क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, इसे बोलेंगे बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ग्रुप, इसे बोलेंगे ए बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया वहां पर बच्चा क्या है, वहां पर हमें दिखाई देता है ये प्रोटीन। ये रेसिस नाम के मंकी से आता है, 1940 में बताया। ओके, अब देखो, अगर ये प्रोटीन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जैसा यहां पर दिया है कि आरएच निगेटिव इंडिविजुअल एक आधा रहेगा और आरएच ब्लड ग्रुप रहने वाला जो कोई रहेगा, अगर ये फैक्टर ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो आगे चलकर हमें हेमोलैटिक डिसीज मिलता है न्यूबॉर्न में। किसमें? न्यूबॉर्न में। तो उसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहेंगे। ओके, तो इसके लिए क्या है, जो फीटस, सॉरी यहां पर देखो आरएच निगेटिव मदर है और कोएजिव आरएच फैक्टर फीडिंग पॉजिटिव फीटस है। यही लाइन याद रखना है, आरएच निगेटिव मदर और फीटस जो है वो आरएच पॉजिटिव। ओके बेटा, यस, क्या बात है, यस बेटा, समझ आ रहा है? वेदु बेटा, प्रेरणा बेटा, प्रसाद, सरगम, नेहा, गौरव। देखो, अब हमें चलना है कुछ डिसीज की तरफ जो कॉमन डिसीज है। सबसे फर्स्ट वाला डिसीज है मलेरिया। क्या है बच्चा? मलेरिया। बेटा मलेरिया जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम। उसके लिए बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स दिए हैं, जैसा कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दिया है बच्चा, प्लाज्मोडियम बोवेली दिया है, प्लाज्मोडियम मलेरी दिया है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफारम दिया है, सब बहुत सारे एजेंट्स दिए हैं। ओके, तो इनकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है गणेश बेटा, है ना? अब देखो, मलेरिया अगर इनकी वजह से हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं सर जूम करो, चलो जूम करते इस तरह। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है बेटा प्लाज्मोडियम की वजह से। चलो, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है तो ये 4 टाइप्स का मलेरिया क्रिएट करता है। इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चा? इसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं ना, तो उसमें देखो सबसे फर्स्ट वाला सिम्टम्स, ये मलेरिया अगर हो जाएगा तो ये अपीयर कब होता है बेटा? तो ये अपीयर होता है 7 to 15 डेज के बाद। उसके सिम्टम्स देखना चालू होते हैं, जिसके अंदर फीवर आता है, हेडेक होता है, थोड़ी ठंड बचती है, चिल्स बोलते हैं हम उसे। इतना ही नहीं, जो मलेरिया है उसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएंगे। देन क्लासिकल सिम्टम्स मलेरिया के दिखाई देते हैं, जैसा कि साइक्लिस अपीयरेंस दिखाई देता है, हाई फीवर होती है, फिर सडनली स्वेटिंग आती है। इतना ही नहीं, जो 4 to 6 आवर्स होते हैं लास्ट के या फिर डे के, तो उसी के अंदर वोमिटिंग भी हो सकती है। उसके बाद कॉन्वुल्शंस होते हैं, जिसे हम आर्थ्रालैगिया यानी कि जॉइंट पेन बोलते हैं, ये भी होता है। एनीमिया दिखाई देता है बेटा, आरबीसी रप्चर्स होते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिनूरिया हो सकता है, यानी कि यूरिन से हीमोग्लोबिन लॉस हो सकता है। हिपैटोमेगाली हो सकता है, यानी कि लीवर एनलार्ज होता है। इतना ही नहीं, रेटिनल डैमेज हो सकते हैं आइज के, और सेरेब्रल
मलेरिया के अंदर ब्रेन इन्फेक्शन भी होता है। तो ये बात ये बहुत क्रिटिकल है। तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं लास्ट टाइम। कब दिखाई देते हैं? लास्ट टाइम, यानी कि 7 to 15 डेज के बाद। ओके, यस बेटा वेदांत। अब देखो ये 4 टाइप के स्पेसिस है और इसे हमें अच्छी तरह से रखना है, इसे याद ही रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं बेटा, और एग्जाम में इसके दौर पर पूछा भी है बहुत बार। अब लास्ट टाइम का हम नीट का पेपर भी देखेंगे ना, तो उस टाइम आपको बहुत सारे मैच द फॉलोइंग, मैच द पेयर्स या फिर लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं और बच्चे उसको देख के बहुत डर गए थे, घबरा गए थे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। देखो ये है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड बताता है और उसके बाद हमें सिम्टम दिखाता है हाई फीवर इन 48 आवर्स इंटरवल। 48 आवर्स के इंटरवल में हाई फीवर देता है। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम मलेरी, ये 28 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड लेता है बच्चा और ये भी हाई फीवर बताता है लास्ट 72 इंटरवल के अंदर। फिर प्लाज्मोडियम ओवेली दिया है, 17 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड लेता है और ये 48 आवर्स में के इंटरवल में हाई फीवर बताता है। फिर आता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम जो 12 डेज का होता है और इंक्यूबेशन पीरियड और हाई फीवर इरेगुलर इंटरवल बिटवीन द 22 और 48 आवर्स वो बताता है बच्चा। समझ में आ रहा है ना? यस, ये होती है मलेरियल साइकिल। अब जब भी हम देख रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, मस्कीटो बाइट है, मच्छर ने काट लिया। किसने काट लिया? मच्छर ने। किसने काट लिया? मच्छर ने। ओके, तो मच्छर के बॉडी के अंदर, मस्कीटो के बॉडी के अंदर एक साइकिल चलती है, एक चलती है ह्यूमन के अंदर। तो ये ट्वाइस साइकिल है बेटा। दो यहाँ पर दो बॉडी जिसको जरूरत है, एक होती है मस्कीटो की बॉडी और दूसरी होती है बेटा किसकी बॉडी? प्रगति बेटा, दूसरी बॉडी होती है होस्ट की यानी कि ह्यूमन की। चलो, ह्यूमन स्किन को बाइट कर लिया बच्चे ने। यस, बाइट करने के बाद क्या होता है? सीधा सीधा सलाइवा अंदर आती है। उससे पहले ये इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर रहा है। इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद हेल्दी पर्सन को बाइट कर रहा है, तो यहां से जो स्पोरोजाइट्स या फिर जो भी एजेंट्स है प्लाज्मोडियम के वो अंदर आ गए और उन्हें सेल के ऊपर इन्फेक्शन कर दिया। अब हिपैटिक सेल के ऊपर इन्फेक्शन उसका हो गया, हिपैटिक यानी कि लीवर के ऊपर इन्फेक्शन हो गया और सीधे सीधा हिपैटिक सेल का डॉर्मेंसी पीरियड बढ़ गया। डॉर्मेंसी पीरियड बढ़ गया तो मैच्योर सिंजॉइड्स उसके अंदर फॉर्म होते हैं और वो सेल रप्चर होने के बाद मीरोसाइट्स बनते हैं। ये मीरोसाइट्स धीरे धीरे क्या करेगी? इरिथ्रोसाइट्स बनाएगी। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी में चेंज करेगी, फिर ट्रोपोसाइट्स नेचर क्रिएट करेगी, इरिथ्रोसाइटिक सिंजॉइंट नेचर यहाँ पर क्रिएट होता है और धीरे धीरे से आरबीसी रप्चर होते हैं और पूरी तरह से आरबीसी हमारे खत्म होने के रास्ते पर आते हैं। अब आरबीसी क्या करेंगे? सीधा प्लाज्मोडियम लाइक वर्क करना चालू कर देंगे और न्यूली आरबीसी जब फॉर्म होते हैं तो वो होते हैं इन्फेक्टेड। कैसे होते हैं? इन्फेक्टेड। फाइनली गैमेटोसाइट्स बनेंगे और ये गैमेटोसाइट फिर मच्छर के बॉडी में आते हैं। अब देखो मच्छर के अंदर माइक्रो गैमेट बनेगा, फिर बनेगा माइक्रो गैमेट के बाद सीधा सीधा मैक्रो गैमेट, फिर जाइगोट, फिर मस्कीटो मिडगट oocytes, उसके बाद आता है बस्टिंग oocytes और स्पोरोजाइट। अब बच्चे बोलते हैं सर ये इतना पूरा कैसा याद रखना है? बेटा याद रखना है ओनली स्पोरोजाइट्स को। सलाइवा के अंदर मच्छर के स्पोरोजाइट्स होते हैं, काटने के बाद सीधा सीधा हमारे लीवर के ऊपर इफेक्ट होता है। लीवर के अंदर की जो आरबीसी होते हैं उनके अंदर चेंज होता है और न्यूली फॉर्म आरबीसी जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। इन्फेक्टिव आरबीसी गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, उसको माइक्रो गैमेट्स और मैक्रो गैमेट्स बोलेंगे। ये मैक्रो गैमेट्स आगे चलकर जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट बनने के बाद सीधा दूसरे पर्सन को काटेंगे। काटने के बाद सीधा सीधा ये फिर से दूसरे पर्सन के ऊपर इन्फेक्शन करता है। ओके, यस, क्या बात है? यस बेटा, समीक्षा, ओके, स्नेहा बेटा, पीयूष बेटा। तो ये साइकिल रखिएगा यार, मैंने आपको बताया साइकिल क्या करना है? निकालना है, दीवार को चिपकाना है। यस गौरव बेटा, दीवार को चिपका देंगे तो सीधा सीधा ये आपको समझ में आएगी, नहीं तो इसको रटते बैठ जाएंगे तो ये याद नहीं आएगी। समझ में आया ना? यस, तो ये बात याद रखिएगा, इसमें से ये पॉइंट बहुत जरूरी था। फिर आता है अमियोबायोसिस डिसीज। ये अमियोबायोसिस डिसीज जो है ना बच्चा, यहाँ पर देखो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर इसका इन्फेक्शन होता है ह्यूमन के, क्योंकि हम क्या करते हैं? बाहर का कुछ भी खाते हैं, चबर 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 खाते हैं ना बाहर का, जैसा
कुछ भी हो बाहर का जो रहता है वो हम खा लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये अमीबा हमारे बॉडी के अंदर आता है और बॉडी के अंदर आ गया कि सीधा हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। इसकी वजह से 15% जो है पॉपुलेशन वो अफेक्ट होती है। तो ये आने वाला एजेंट है जिसका नाम है हिस्टोलैटिका इंटा, या फिर इसे हम बोलेंगे इंटा अमीबा हिस्टोलैटिका, ये इसका नाम है। क्या होता है, ये अमीबा हमारे बॉडी के अंदर आता है, आने के बाद धीरे धीरे उसका डिवीजन होता है। देखो ना यहाँ पर ये आ गया बेचारा एक्टोप्लाज्म इसका, फिर होता है सूडोपोडियम, सूडोपोडियम यानी कि फाल्स फूट है उसका, एंडोप्लाज्म दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे से वो ट्रोपोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे आरबीसी को ले रहा है और आरबीसी के साथ खुद का नेचर क्रिएट करके हमारे बॉडी के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है। इंपैक्ट बनेगा तो फाइनली देखो इसी के अराउंड में इसका डिवीजन हो गया, डिवीजन होने के बाद बाइनरी डिवीजन के बाद पैरास जो भी थ्री साइटिस फॉर्म होता है वो बन जाएगा और फिर आता है क्रोमैटिड्स बॉडीज, ये होता है फिर सिस्ट फॉर्मेशन, फिर न्यूक्लियस दिखाई देता है, इंडोसोम्स दिखाई देते हैं, ग्लाइकोजन वैक्यूल्स दिखाई देते हैं। ये सब कुछ हो गया कि फाइनली देखो यहाँ पर एक्सिस्टमेंट और द सिस्ट वॉल मिलती है और फिर से डिवीजन होता है मेटासाइटोसिस अमीबा और नंबर ऑफ अमीबीज प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में वर्क करते हैं और फिर हमें हो जाता है डायरिया। क्या होता है बच्चा, डायरिया। तो ये इंटा अमीबा हिस्टोलैटिका। पीयूष बेटा समझ में आया, ये बात याद रखिएगा। ओके यस। इसके सिम्टम्स क्या है बच्चा, अब इसके जो सिम्टम्स है ना वो कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। देखो इसे थोड़ा मैं जूम करूंगा, सिम्टम्स क्या है इसके, ये देखो सिम्टम्स होते हैं इस प्रकार से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डिकन्फर्मेशंस होता है, पेन होता है एब्डोमेन में, एब्डोमेन पेन होता है, वोमिटिंग होती है, फीवर आती है बेटा, प्रेजेंस ऑफ लाइव वर्म इन द फीकल मैटर, फीकल मैटर में जो वर्म दिखाई देते हैं वो लिविंग नेचर के होते हैं, पल्मोनरी डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। इतना ही नहीं, पेशेंट्स के अंदर न्यूमोनिट्स हो सकता है, इन्फ्लामेशन होता है एल्वियोलर वॉल के अंदर, एपेटाइट लॉस होती है, वेट भी कम होता है हमारा। इतना ही नहीं बेटा, यहाँ पर यूसिनोफिला जो होते हैं यानी कि यूसिनोस्फेन ये इंक्रीज होते हैं और इसी तरह से ये सिम्टम दिखने की वजह से हमें नॉन डाइजेशन के प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देते हैं और डायरिया भी दिख सकता है। ओके चलो अब देखो अगला पॉइंट क्या होता है, फिर दिया है फिलारियासिस और इसे बोलते हैं हम एलिफेंटासिस। एलिफेंटासिस में क्या बताया, थोड़ा मैं इसे जूम करूंगा, देखो एलिफेंटासिस में क्या बताया। एलिफेंटासिस एक ऐसा डिसीज है बच्चा जो वर्म की वजह से होता है और ये जो वर्म है ये फिलारियासिस वर्म है। इस फिलारियासिस वर्म को हम बताते हैं तो यहाँ पर इसका अलग अलग तरीके से नाम भी दिया है। जो फिलारियासिस वर्म थ्रेड लाइक है, न्यूमैटो पैरासाइट नेचर बताती है। इतना होने के बाद ये अगर पर्सन को मॉस्किटो बाइट होता है तो वहां से भी आ सकती है। इसके कुछ 3 सब टाइप्स होते हैं, जैसा कि लिम्फेटिक फिलारियासिस है बच्चा, उसके बाद सब क्यूटेनियस फिलारियासिस दिए वाला है जिसे हम लोआ बोलते हैं, या फिर सेकेंड जो दिया है मैंसोनेला स्पेसीज है यहाँ पर दी वाली, वो भी सेरस है जिसे हम एब्डोमिनल बोलते हैं, कैविटी के अंदर आने वाली, और जो फिलारियासिस दिखाई देता है मैंसेला स्पेसीज। ये इस तरह से उसके कुछ टाइप्स दिए हैं और ये हमारे बॉडी के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं। तो ज्यादातर ह्यूमन के अंदर इफेक्ट करने वाली वॉल्केरिया बैनक्रॉफ्टी दिया है। बेटा लास्ट टाइम का नीट का पेपर आप देखोगे तो वहां पर आपको बताने वाला है कि वॉल्केरिया बैनक्रॉफ्टी जो मैच द पेयर के अंदर आया था। फिर ब्रूगिया मैलाई दिया वाला है, मैलाई बोलते हैं हम इसे, फिर दिया है ब्रूगिया टाइमोरी। तो इस तरह से ये कॉजिंग एजेंट। इसके सिम्टम्स और साइन क्या होते हैं, एडेमा विद थिक ऑफ द स्किन एंड द अंडरलाइंग टिश्यू। जो हमारे स्किन होती है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं स्किन के वो जाड़ बनते हैं यानी कि मोटे मोटे बन जाते हैं, ठीक है, उसे हम इडेमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, इडेमा। ओके उसके बाद देखो वॉल्केरिया बैनक्रॉफ्टी लेग्स के ऊपर अफेक्ट करती है, आर्म्स के ऊपर अफेक्ट करती है, ब्रेस्ट के ऊपर अफेक्ट करती है, स्क्रॉटम के ऊपर अफेक्ट करती है जिसकी वजह से उनकी साइज भी बढ़ जाती है। देन लिम्फेटिक फिलारियासिस जो होता है ये इम्पैक्ट करता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर जिसकी वजह से एनलार्ज होते हैं हमारे लिम्फ वेसल्स, नोड्स एनलार्ज होते हैं। और इतना ही नहीं बच्चा, एलिफेंटासिस नाम से भी हम इसे जानते हैं, यानी कि हमारे जो लेग होते हैं, लिम्स होते हैं, थोड़ा सॉलो होते हैं, एलिफेंट लाइक हमारे क्या होते हैं, लिम्स दिखाई देते हैं। ओके ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हमें दिया है लिम्फेडेमा
जो एक्यूमुलेशन होता है लिम्फ का फ्लूइड का टिश्यू के अंदर और उसकी वजह से टिश्यू फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसके हमें साइकिल दी है। इस साइकिल में देखो ये वर्म दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, और ये जो वर्म है ना बेटा, ये धीरे धीरे एडल्ट्स के अंदर आते हैं, हमारे स्किन के नीचे आते हैं, मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है, ये इफेक्ट हो गया तो लेग होते हैं हमारे, वो बड़े बड़े होते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिएगा इसका नेचर दिखाई दे रहा है ये वाला। फिर ये अरे मस्कीटो बाइटिंग की वजह से हो रहा है, तो ये पूरी तरह से याद रखना है। ज्यादा तो हम क्या करेंगे, इसका कॉजिंग एजेंट जो ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट करने वाला है वो वॉकिरिया ब्रैंकोप्टी को ही याद रखेंगे। समझ में आया? यस। चलिए अब देखो आपके सामने टाइफाइड दिया है। जो टाइफाइड बहुत सारे पीपल्स को होता है, हर किसी को इसके बारे में पता है। अब एक्चुअली टाइफाइड का मतलब क्या होता है? टाइफाइड यानी कि फेवर, लेकिन ये फेवर थोड़ा बढ़ता है बेटा। यस, कल्पना बेटा, नेहा बेटा, श्रीराम, सोनाली, एमडी क्रिएशन, समीक्षा बेटा। तो ये जो टाइफाइड है बेटा, ये टाइफाइड जब होता है ना तो ये जनरली इंटेस्टाइन के ऊपर होने वाला इंफेक्शन है, और ये होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। ये बात याद रखिए, साल्मोनेला टाइफी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और जनरली हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में आता है और हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पैथोजेनोसिटी बढ़ती है बेटा, और ऑक्सीजन जो है वो एंटीजन नेचर क्रिएट होता है, और इसकी वजह से वो एंटीजन की वजह से ऑक्सीजनेशन वो एंटीजन की वजह से क्या होता है, ये हमारे बॉडी के ऊपर स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड जो होता है एलपीएस, ये हमारे यहाँ पर सरफेस कोट के ऊपर प्रेजेंट होता है, और सरफेस कोट के ऊपर प्रेजेंट रहने की वजह से यस एंटीजन के साथ उसका वर्क चलता है। तो ये उसके फ्लैजेला के अंदर चलता है, फ्लैजेला के अंदर ये एंटीजन होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या दिए? फेवर थोड़ा ज्यादा आती है, 104 फ़ारेनहाइट। कितने आते हैं बेटा? 104 फ़ारेनहाइट। यस, अब 104 फ़ारेनहाइट बेटा करेक्ट है। लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है सरफेस के ऊपर, बहुत करेक्ट है। फैगोसाइटिक नेचर है, बहुत करेक्ट बेटा। यस, अब देखो जनरल नौसिया, फटीग, हेडेक होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, उसके बाद कंस्टिपेशंस होता है और डायरिया भी हो सकता है। कंस्टिपेशंस यानी कि जो भी फीकल मैटर है वो फिर से क्या होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलन जो हमारे, तो डिसेंडिंग कोलन में वापस आता है, वापस यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो उसे हम कंस्टिपेशन बोलेंगे। जो हमारा स्किन क्या है, स्किन के ऊपर रेड कलर के रैशेस आते हैं। कौन से रैशेस आते हैं? रेड कलर के। व्हाइट कलर का जो कोट है टंग का बच्चा, तो कोट पूरी तरह से टंग का ऊपर का कोट व्हाइट हो जाएगा। कफिंग आती है। इतना ही नहीं, एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, जो हमारा एपेटाइट होता है वो कम होता है। और फाइनली ब्रीथनेस जो भी आ रही है ये कम हो जाएगी। रेगुलर हार्ट बीट्स रहते हैं। उसके बाद ह्यूमोरोइड्स नाम की कंडीशन क्रिएट होती है। ओके बेटा, यस, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये बैक्टीरिया का डायग्राम दिया है, कैप्सूल कोट ऊपर का क्या एंटीजन और द बी साल्मोनेला, समझ में आया ये वाला। उसके बाद सोमैटिक ओ एंटीजन, सेल वॉल एंटीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एच एंटीजन ये फ्लैजेला के अंदर, तो ये साल्मोनेला टाइप। ओके चलिए, अगला पॉइंट दिया है निमोनिया का। किसका दिया है बेटा? निमोनिया। एक्चुअली निमोनिया क्या है? जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है ना बेटा? यस, कौन से वायरस की वजह से होता है? कौन सी वायरस की वजह से होता है बेटा? ओके, निमोनिया। देखो निमोनिया जो इंफ्लेमेटरी कंडीशन क्रिएट करेगा लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। इतना ही नहीं, ये वायरस की वजह से हो रहा है, तो वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, ओके, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, आरएसवी उसे हम बोलते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाला है, ये भी है। फंगल पैथोजन दिया है बेटा, और न्यूमोसाइटोसिस जीरोविकिया दिया वाला है यहाँ पर, ठीक है। ओके, न्यूमोसाइटिस कॉरिन दिया वाला है। तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया भी वहां पर होते हैं। अब निमोनिया जो है, ये निमोनिया कॉजिंग अगर हो जाएगा तो केमिकल बर्न्स वहां पर होता है, फिजिकल इंजुरीज होती है लंग्स को। अब इतना डैमेज होता है तो पूरी तरह से हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है। अब इसके साइन क्या है? कफ होता है बेटा, ओके, येलो म्यूकस आता है कफ से, ग्रीनिश स्पटम, ओके, ये भी आ जाएगा, फिलिज्म से हम बोलते हैं।
फीलिंग भी बोलते हैं। तो ये म्यूकस हमारे कफिंग से आता है। हाई फीवर, शॉर्ट ब्रीथिंग जिसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टेरिया। इतना नहीं, चेस्ट पेन होता है ड्यूरिंग टू द डीप ब्रीथ। ओके, अब देखो कफिंग हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, फटीग हो जाएगा बेटा, यस करेक्ट है साक्षी बेटा। ओके, उसके बाद हेडेक होता है, वोमिटिंग होता है, जॉइंट पेन होती है, मसल्स एक्ट भी होता है। ओके, ये कुछ एजेंट्स है जो इन्फेक्शन करेंगे। ये होता है एडिनोवायरस, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा एडिनोवायरस का किस प्रकार से। ये दिया है लेगिनेलिया या फिर लेगिनेला वायरस जिसे हम बोलेंगे, जो लेगिनेला वायरस तो नहीं है, लेगिनेला निमोफिलिया। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और अस्परजिलस माउट्स, तो ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं निमोनिया। फिर आता है रिंगवॉर्म। यस, देखो बच्चा रिंगवॉर्म आता है। अब रिंगवॉर्म एक्चुअली क्या है, तो ये रिंगवॉर्म फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे स्किन के ऊपर होता है। कहां पर होता है, स्किन के ऊपर। और जब भी ये स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है तो ये ट्राइकोपाइटॉन एंड द माइक्रोस्पोरम, ये जेनेरा से बिलोंग करता है ये स्पेसीज। ओके, ज्यादातर इफेक्ट करता है हमारे केराटिन के ऊपर, स्किन के अंदर प्रेजेंट रहने वाला हेयर के ऊपर, नेल के ऊपर उसका इन्फेक्शन होता है। इसी की वजह से कुछ साइंस भी दिखाई देते हैं, कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं, स्किन एनलार्ज होती है, रेड रिंग्स दिखाई देते हैं स्किन के ऊपर और रिंग वहां पर दिखाई देते हैं। उसके बाद ड्राई स्किन दिखाई देगी, स्केली दिखाई देगी, और इतना ही नहीं, प्लेसेस ऑफ द वेरियस पार्ट्स जो हमारे बॉडी के हैं उसी के ऊपर हमें पैचेस दिखाई देते हैं रेड कलर के। ओके, इंटेंस और ईचिंग प्रोसेस भी वहां पर दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इन्फेक्शन होता है नेल्स के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑनिकोमाइकोसिस। अब ऑनिकोमाइकोसिस हो गया तो नेल का कलर डिस्कलरेशन हो जाएगा और डिसफिगर्स भी हो जाएगा, यानी कि नेल निकल भी सकते हैं। इतना ही नहीं, एक्लेट्स होता है फूड के अंदर, फंगल इन्फेक्शन होता है और यूजुअली ये टोस के ऊपर भी इसका इन्फेक्शन दिखाई देता है। ये देखिएगा, ये होता है रिंगवर्म का इन्फेक्शन। तो ये माइक्रोस्कोपिक रिंगवॉर्म है बेटा। कौन सी, माइक्रोस्कोपिक। ये फंगल हाइपी है जो हमारे स्किन के अंडर में आती है और इफेक्ट करती है। ओके ओके, समझ आया बेटा? यस करेक्ट है बेटा गौरी। ओके, क्या बात है, चलो अब देखो ये रिंग लेशंस दिखाई दे रहे हैं स्किन के ऊपर, और फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से लिविंग डेड सेल्स हमारे स्किन के ऊपर होते हैं। चलो, तो ये रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन। फिर आता है कॉमन कोल्ड। अब मतलब क्या होगा कॉमन कोल्ड का, कॉमन कोल्ड इसे मैं थोड़ा जूम करूंगा। ये देखो, ये कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड क्या है बेटा, सो ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी डिसफंक्शनिंग हो सकता है और रेस्पिरेशन के ऊपर इफेक्ट होता है। इसे हम नेसोफैरिंजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेसोफैरिंजिट्स। ओके, उसके बाद देखो एक्यूट वायरल जो डिसीज है ये राइनोफैरिंजिटिस की वजह से होता है। या फिर ये डिसीज अगर बढ़ते ही जाएगा तो उसी का धीरे धीरे से कन्वर्जन होता है राइनोफैरिंजिटिस के अंदर, जो एक्यूट बनता है, ज्यादा दिन तक ये कोल्ड रह सकता है। और ये अगर हो रहा है तो इसी वायरस को हम राइनो वायरस और कोरोना वायरस भी बोलते हैं बेटा। कोरोना वायरस आप सबको पता है, जिसे आप बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, सो साइन क्या होता है, कफ आता है, सोर थ्रोट्स होता है, इतना ही नहीं, रनिंग नोज कंटिन्यू होता है, फेवर आ सकती है और फेवर भी आती है, थोड़ा नोजल कॉन्जुगेशंस होता है, यानी कि नाक बंद होना, स्नीजिंग आती है कंटिन्यू। इतना ही नहीं, कॉन्जक्टिविटिस होते हैं, रेड आइज होते हैं, मसल्स रैशेस आते हैं, फटीग बन सकता है, हेडेक होता है। उसके बाद सेवरिंग एंड लॉस ऑफ द एपेटाइट, लॉस एपेटाइट का भी होता है बेटा। ओके, चलो उसके बाद देखो और एक बात आपको मैं बताऊंगा। अब देखो बच्चों, ये कॉमन कोल्ड के बारे में हो गया। अब आता है डेंगू। डेंगू फीवर जो बहुत डेंजरस है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स के ऊपर इफेक्ट होता है। हमारे किसके ऊपर इफेक्ट होता है, प्लेटलेट्स। और जो भी हमारे प्लेटलेट्स है ना बेटा, उस प्लेटलेट्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। 104 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता है। कितना, सॉरी फ़ारेनहाइट तक, वो डिग्री सेल्सियस बोले तो जल जाएगा पूरा, फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बढ़ता है, इतना फेवर रहता है। और ये होता है डेंगू रिलेटेड मस्कीटो बाइट से। ये वेक्टर बॉर्न डिसीज है
जिस पेनफुल नेचर क्रिएट करता है। डेंगू वायरल इन्फेक्शन भी बनता है। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पर फीमेल मस्कीटो एडस जिसे हम बोलेंगे एडस मस्कीटो अगर बाइट हो करता है हमें तो ये फेवर बनती है। और ये फेवर बनने की वजह से, यस बेटा पीयूष समीक्षा बेटा ओके, तो क्या होता है, ये फेवर बनने की वजह से धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ये फेवर की वजह से हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सिम्टम्स बताते हैं, जैसा लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लड टेम्परेचर बढ़ना, प्लेटलेट्स पूरी तरह से कम होना, ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो उसे डेंगू फीवर हम बोलते हैं। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भी ये स्प्रेड आउट हो सकता है डेंगू। ठीक है, कैंसर एबनॉर्मल और अनकंट्रोलिंग ग्रोथ होती है सेल की। क्या? अनकंट्रोलिंग सेल ग्रोथ होती है बेटा। क्या होती है? सेल ग्रोथ। और सेल का डिवीजन भी होता है, याद रखिएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? कैंसर बोलेंगे। ये कार्सिनोजेन से होता है। कुछ कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जैसा कि हम बता सकते हैं पोल्यूटेंट्स हैं, ओके, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इतना ही बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को छोड़कर अगर हम पावर प्लांट्स देखेंगे, पावर प्लांट्स, वहां से आने वाले रेडिएशन से अल्फा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये क्या करेंगे, डेल्टा रेज, ये पूरी तरह से क्या करेंगे, हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। यूवी रेडिएशन, ये भी एग्जांपल याद रखें। तो ये कार्सिनोजन है। फिर कैंसर के कुछ टाइप्स दिए हैं। अब मैं इसे थोड़ा जूम करूंगा, देखो कैंसर के टाइप्स क्या दिए हैं। जो बिगिनर्स होता है, बिगिनर जो क्वाइटली इफेक्ट करता है, इतना ही नहीं, धीरे धीरे से ये बढ़ते जाता है और बढ़ने के बाद ट्यूमर फॉर्म होती है, उसे हम बिगिनर्स बोलते हैं। और बढ़ते बढ़ते सीधा हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये फेटल है बेटा। क्या है? फेटल, जिसके अंदर एडेनोमा और फाइब्रॉइड, ये हम याद रखेंगे एग्जांपल के तौर पर। ब्रेन ट्यूमर का भी एग्जांपल यहाँ पर दिया है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कैंसर होता है, ये रैपिडली ग्रो होता है और ये रैपिड ग्रोथ और रैपिड ट्यूमर फॉर्म करेगा हमारे बॉडी के ऊपर। जब रैपिड ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा बच्चा, तो इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के ऊपर और हम सीधा सीधा उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक बार ये हो जाएगा तो उसे हम पूरी तरह से कम नहीं कर सकते। तो ऐसा अगर होता है तो ये ट्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी ट्यूमर बनती है। सेकेंडरी बनने के बाद ये माइग्रेटरी बन जाएगी और धीरे धीरे मेटास्टैटिसिस प्रोसेस होता है बेटा। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये देखिएगा, बिगिनर्स और मैलिग्नेंट के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। बिगिनर्स में देखो ये नॉर्मल टिश्यू, ओके, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज कैप्सूल्स है, एबनॉर्मल सेल्स दिखाई दे रहे बच्चा। यहाँ पर देखो नॉर्मल टिश्यू सेल्स और कैंसर सेल्स। ओके, सो ये बात यहाँ पर होती है। अब कैंसर के टाइम में जैसा वैसा हमें टाइप्स दिए हैं, कौन से होते हैं, जिसके अंदर देखो जो इफेक्ट करेगा हमारे बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पर कार्सिनो, जिसे हम बोलेंगे कार्सिनोमा, कार्सिनोमा में जो कैंसर आता है वो अराइज जो हो रहा है वो इपिथेलियल टिश्यू से अराइज हो रहा है, जिसे हम कार्सिनोमा बोलते हैं। इतना ही नहीं, ये ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, स्टमक कैंसर, ये उसके एग्जांपल के तौर पर हम बता सकते हैं। सार्कोमा जो आएगा बेटा, तो ये कैंसर क्या होता है, ये अराइज होता है कनेक्टिव टिश्यू से, इसलिए इसे हम सार्कोमा बोलते हैं। जैसा एग्जाम्पल दिखा हमें यहाँ पर, बोन ट्यूमर दिया है, ऑस्टियोसार्कोमा उसे हम बोलेंगे, मसल ट्यूमर मायोसार्कोमा बोलेंगे। इतना ही नहीं, उसको हम कॉन्ड्रोसार्कोमा भी बोलेंगे, या फिर कैंसर जो होते हैं डायपोसिस टिश्यूज का, जिसे हम लिम्फोसार्कोमा भी बताते हैं। तो ये टाइप्स दिए। फिर लिम्फोमा, यस, टॉपिक पूरा खत्म करना है बेटा। टॉपिक खत्म करने के बाद हम बात करेंगे। ओके, यस, नया बेटा, गौरी बेटा, साक्षी बेटा, निशु बेटा, वेदांत, मयूर, ओके। उसके बाद देखो कैंसर जो अराइज होता है वो लिम्फेटिक टिश्यू को होगा, तो उसको हम लिम्फोनोमा बोलेंगे, जो हमारे इम्यून सिस्टम को, स्प्लीन को डिफेक्ट करेगा। इतना ही नहीं, ल्यूकेमिया यानी कि WBC का नंबरिंग ज्यादा बढ़ रहा है, WBC कम भी हो रहे हैं, तो ये ल्यूकेमिया के अंदर आता है। ल्यूकेमिया के अंदर पूरी तरह से हमारे WBC कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेल कैंसर होता है, ब्लड कैंसर भी होता है, एक्सेसिव फॉर्मेशन भी सेल होते हैं WBC, तो वो भी ल्यूकेमिया के अंदर आता है। फिर आता है एडिनो कार्सिनोमा। ये एडिनो कार्सिनोमा जो आता है बेटा, ये कैंसर ये थायराइड्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, एड्रिनल और ग्लैंडुलर टिश्यू को भी हो सकता है, तो इसे हम एडिनो बोलेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? कीमोथेरेपी, इसके अंदर पूरी तरह से डीएनए को ट्रीट किया जाता है, डीएनए के साथ इसकी ट्रीटमेंट होती है। सेल डिवीजन के ऊपर इफेक्ट किया जाता है, सेल डिवीजन को रुकाया जाता है, तो ये कीमोथेरेपी होती है। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है कि जो भी हमारे सेल्स हैं,
एक्सरे के साथ उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो कैंसर कॉजिंग सेल से उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है एक्सरे की वजह से, तो ये रेडियोग्राफी के अंदर आते हैं। सर्जरी यानी कि हम वो ट्यूमर को सर्जरी कर निकाल सकते हैं। ओके ओके, समझ में आया बेटा? यस बेटा यस। फिर आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी यानी कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसी को डिस्टर्ब करना या फिर जो भी डिटेक्शन हो रहा है उस डिटेक्शन के साथ जितना भी यहाँ पर क्या कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है उनको खत्म करना, और ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से चलता है, जिसके अंदर अल्फा एंटेरॉन्स को लेते हैं जिससे एक्टिव करते हैं, और इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के बाद जो ट्यूमर फॉर्म हो गई उसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे इम्यून सिस्टम के साथ ही। ओके, उसके बाद दिया है सपोर्टिव थेरेपी। बच्चा सपोर्टिव थेरेपी का मतलब क्या होता है? तो ये जो थेरेपी है ये ट्रीट करेगी सिम्टम्स कैंसर के, और कैंसर के सिम्टम्स को ट्रीट करना, इसका मतलब कैंसर की ट्रीटमेंट करना है, और धीरे धीरे ये थेरेपी इंप्रूव होती है, और क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से पेशेंट जो है वो धीरे धीरे रिकवर होता है। पेशेंट रिकवर हो जाएगा तो ये थेरेपी वायरस की वजह से भी चलती है, और इतना ही नहीं पेशेंट्स को थोड़ा रिलीफ भी मिल सकता है। तो ये सपोर्टिव थेरेपी होती है जो हमें कैंसर को ट्रीट करने के लिए जरूरी होती है। ओके, सो ये बात याद रखें। फिर आता है एड्स, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये डिसीज। अब एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है बेटा, ये फेटल डिसीज है। एसएसआरएनए प्रेजेंट रहने वाला एचआईवी वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है, डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर दिखाता है। एसटीडीज के अंदर आता है, 1981 के अंदर इसका हमें पेशेंट मिला था यूएसए में, ठीक है। फिर तमिलनाडु में अप्रैल 1986 में मिला। ओके, सो यहाँ पर ये पेशेंट्स मिले थे। धीरे धीरे इम्यून सिस्टम पूरी खत्म होती है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर इन्फेक्ट होता है। 100 से लेकर 140 नैनोमीटर डायमीटर के अंदर स्फेरिकल शेप में दिखाई देने वाला ये वायरस है, और ये वायरस के अंदर हमें एसएसआरएनए दिखाई देता है, ये बात याद रखिएगा। उसके अंदर हमें ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दिखाई देता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस करेगा, और इतना ही नहीं बेटा, इसके अंदर प्रोटीन लेयर भी होते हैं, और ये प्रोटीन मैट्रिक्स P17, उसके बाद इनर लेयर जो होता है P24। दो बातें याद रखना है। इतना सब कुछ हो गया तो इस वायरस के और भी कुछ कैरेक्टर आपको दिए हैं, थोड़ा इसे जूम करूंगा मैं। क्या कैरेक्टर दिए देखो, इस वायरस के कैरेक्टर दिए हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर तो है, उसके बाद लिपोप्रोटीन्स होता है, और GP120 GP41, ये बात याद रखना है। ये T4 के दौर पर हम लिम्फोसाइटिक नेचर में बता सकते हैं। इतना ही नहीं, ये वायरस T4 डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट भी कर सकता है, सेल हमारे जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा। और एचआईवी वायरस जो होता है उसी की वजह से सेल के अंदर वो प्रेजेंट होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी आ सकता है, हमारे टीयर्स के अंदर भी आ सकता है, मील के अंदर आ सकता है, यूरिन के अंदर, सलाइवा के अंदर, सर्वाइकल एंड वजाइनल सिक्रेशन के अंदर भी ये आता है बेटा। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, ये वायरस का स्ट्रक्चर दिया है, देखो किस प्रकार से है। GP120 GP14 बेटा आरएनए सेंटर स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, मैट्रिक्स प्रोटीन यहाँ पर है, आउटर साइड को लिपिड कोड दिखाई दे रहा है, कैप्सिड प्रोटीन दिखाई दे रहा है, इनर साइड को रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरी तरह से। तो ये स्ट्रक्चर होता है एचआईवी का। फिर प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? प्रिवेंट करने के लिए सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट अननोन पर्सन से होता है, या फिर उसे हम क्या बोलेंगे, अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट टू द अननोन पर्सन, ये बात याद रखना है। शेयरिंग ऑफ द क्लॉथ अवॉइड करना है, नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ये भी हमें पूरी तरह से टेस्ट करके ही लेना है। इतना ही नहीं, सेक्सुअल हैबिट्स जो होते हैं उसको चेंज करना है। देन बेटा जो ब्लड हम डोनेट करते हैं वो ब्लड चेक करके डोनेट करना होगा। एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन्स के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उसके साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या फिर सलाइवा कांटेक्ट नहीं आना चाहिए। जो ऑर्गन डोनर्स होते हैं वो भी एक प्रोसेशन यहाँ पर स्टॉप करना है, रूटीन स्क्रीनिंग बोलते हैं हमसे, जैसा कि ब्लड डोनर्स, उसके बाद ऑर्गन डोनर्स, किडनी, लिवर, लंग्स, कॉर्निया देते हैं ना। उसके बाद डोनर्स ऑफ द सीमेंस, ग्रोथ हार्मोन्स। पेशेंट्स क्या होता है, हेमोडायलिसिस प्रोसेस करता है तो उस टाइम भी हाई रिस्क होती है। प्रेग्नेंट मदर से फिटस के अंदर ट्रांसफर होने का भी ये चांस बहुत ज्यादा है। ओके, सो ये कॉजिंग एजेंट है। एडल्ट्स क्या होता है, एक स्पेसिफिक एज के अंदर हमारे हार्मोन सिक्रेशन लेवल बढ़ जाते हैं। हार्मोन सिक्रेशन की वजह से हम पूरी तरह से क्या होते हैं कि डिस्टर्ब होते हैं, तो उस टाइम हमें कुछ अलग अलग हैबिटाट्स लग सकते हैं। तो उस हैबिट लगने के
जो भी सिम्टम्स है, जो भी पॉसिबिलिटी है उसको अवॉइड करना है और एक स्पेसिफिक एज में खुद को मेंटेन रखना है। तो उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। उस टाइम बच्चों को डायरेक्शन देना, उनको एडोलेसेंस कंडीशन से मेंटेन करना, जो उनको अगर कुछ हैबिट लगती है जैसा कि ड्रग्स या फिर ड्रिंकिंग की या फिर कुछ डेंजरस हैबिट्स होते हैं जैसे यहाँ पर अल्कोहल दिया है या फिर कुछ इन्फेक्शंस जैसा जिसे हम क्या बोलते हैं नॉन यूजुअल हैबिट्स बोलते हैं, जैसा कि सेक्सुअल हैबिट्स होना या फिर ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, ये पूरे हैबिट से बच्चों को बचाना है। तो उसे अब्यूज कंडीशन भी बोलते हैं हम। तो ये ड्रग्स जो होते हैं तो इस प्रकार से ड्रग्स विच आर द कॉमनली अब्यूज, जैसा कि आफाइड्स का एग्जांपल दिया, कैनाबिनॉइड्स का दिया है, कोकाइड्स का दिया है, कोका का दिया है। तो ऐसे जो भी हार्मफुल कंटेंट्स है जिसकी वजह से बच्चे एक अलग सा नेचर क्रिएट करते हैं, तो उससे उनको रुकाना है और खुद को बचाना है। तो ये हमें कुछ टाइप्स दिए हैं ड्रग्स के, कुछ एग्जांपल्स दिए। उसके अंदर देखो, सबसे फर्स्ट मैं इसे जूम करूंगा थोड़ा, देखो क्या एग्जांपल दिया है। ऑफाइड्स जो है जनरली नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है हमारा, और इसी के लिए हीरोइन, स्नैक्स, देन बच्चों एग्जांपल दिए डायस्टाइल मॉर्फिन। फिर ये कुछ प्लांट से भी मिलते हैं, उसके जैसा पॉपी प्लांट्स है जिसे हम क्या बोलते हैं पापोवर्स सैमनीफेरम्स बोलते हैं। देन हीरोइंस जो हाई रिस्क है हमारे बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट करता है। कैनाबिनॉइड्स है, ये भी ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करेगा तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है। और ये ज्यादातर प्लांट से ही मिलता है, जैसा इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर बताया, किसका बताया, कैनाबिस सटाइवा का बताया है इन्फ्लोरेसेंस। उसके लिए कुछ और भी हमें यहाँ पर पार्ट्स दिए, जैसा टाइप्स दिए, चरस, हैबिश, उसके बाद मैरिंजियाना, ये एग्जांपल्स है। गांजा जो एग्जांपल्स है इसके, ड्रग्स ये एग्जांपल्स होते हैं। फिर आता है कोकीन। बच्चा कोकीन क्या है, कोकीन के एग्जांपल यहाँ पर देखो। यस गणेश, ओके प्रगति बेटा, देखो अब देखो यहाँ पर ये जो है ये अल्कलॉइड्स ऑक्टेन है और कोका प्लांट से मिलता है, जिसी के लिए हमने एग्जांपल भी यहाँ पर देखा है एरिथ्रोक्साइलम कोका। ये क्या करेगा, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो भी हमारे बॉडी के अंदर है उसको डोपामाइन नेचर बढ़ाएगा, और उसकी वजह से एक्सेसिव डोसेस अगर हो जाएगा तो हैप्पीनेस बढ़ सकता है, इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है या फिर पैरानोइया भी बढ़ सकता है। तो ये बात यहाँ पर याद रखिए। ओके सो बच्चों ये था आज का टॉपिक। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बेटा। ओके